मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम लुइस होता है। लुइस की एक बेटी पैदा होती है जिससे वो बहुत प्यार करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बेटी को कैंसर हो जाता है और छोटी ही उम्र में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सब तो लुइस का सिर्फ एक विजन था, लेकिन इस सीन को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये लुइस का कोई पास्ट हो, लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि लुइस अभी तक सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई और जो विजन उसे आया था वो तो उसका फ्यूचर था। यानी उसके फ्यूचर में उसके साथ सेम ऐसा ही होगा, यानी उसकी एक बेटी होगी और कैंसर की वजह से उसकी छोटी उम्र में मौत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल लुइस ये बात समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम होता है और लुइस एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाती है, साथ ही साथ वो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट वो होता है जो बहुत सारे लैंग्वेजेस के बारे में जानता हो। अब लुइस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती है तो तभी न्यूज से उसे पता चलता है कि एलियंस के 12 स्पेसशिप दुनिया में अलग अलग जगहों पर उतरे हैं। अब इस वजह से पूरी दुनिया ही काफी परेशान है। एलियंस की वजह से हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि एलियन स्पेसशिप यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन उनमें किसी भी किस्म की कोई भी हरकत नहीं हो रही, जिसकी वजह से दुनिया की सारी कंट्रीज को डाउट होने लगता है। यानी उन कंट्रीज को जहाँ जहाँ ये एलियन स्पेसशिप आए हैं, हर कोई यही सोच रहा है, हर किसी का एक ही सवाल है कि आखिर ये एलियंस जमीन पर क्यों आए हैं, इनका क्या मकसद है। और अगर उनका जमीन पर आने का मकसद इंसानों को मारना, उनको खत्म करना होता तो वो जरूर कोई ना कोई हरकत करते या फिर अटैक करते, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी जो स्पेसशिप है वो पूरी तरह से जमीन पर लैंड भी नहीं हुए, यानी जमीन में और उन स्पेसशिप में थोड़ा बहुत गैप है, यानी कि वो हवा में ही स्टेबल हो गई है। फिर हम लुइस को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से अपने घर वापस आ जाती है और वो टीवी पर यही वाली न्यूज देख रही होती है, यानी एलियंस वाली। नेक्स्ट डे जब वो दोबारा से यूनिवर्सिटी जाती है तो वो देखती है कि आज यूनिवर्सिटी में कोई भी नहीं आया, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी खाली है, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट ने हर जगह पर लॉकडाउन लगा दिया है। इसीलिए लुइस वहीं पर ही अपने ऑफिस में ही बैठ जाती है और जब वो वहाँ पर बैठी होती है तो आर्मी के कर्नल उसे मिलने आते हैं और वो उन एलियंस के साथ बातचीत करने के बारे में ही लुइस से बात करने के लिए आए थे। असल में 2 साल पहले भी लुइस ने यूएस आर्मी की हेल्प की थी, उसने फारसी जुबान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब यहाँ पर वो कर्नल उन एलियंस की हुई रिकॉर्डिंग को लुइस को सुनाते हैं और लुइस से कहते हैं कि तुम इसको समझो और हमें भी समझाओ कि आखिर वो एलियंस क्या कह रहे हैं। जब कर्नल उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तो हमें पता चलता है कि इन लोगों ने उन एलियंस से बात करने की कोशिश की है और उन एलियंस ने इन्हें जवाब भी दिया, लेकिन ये उन एलियंस की लैंग्वेज को समझने में पूरी तरह से नाकामयाब है। और जब लुइस उन एलियंस की लैंग्वेज को सुनती है तो उसे भी उनकी जुबान समझ नहीं आती, उसे भी पता नहीं चल पाता कि आखिर वो एलियंस क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इस दुनिया की लैंग्वेज तो थी ही नहीं। तब इस पर लुइस कर्नल से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लैंग्वेज को समझूं और आपको बताऊं तो मुझे उस जगह पर ले जाया जाए जहां पर एलियन से बात करने की कोशिश की जा रही है। अब लुइस की ऐसा कहने पर कर्नल साफ साफ इनकार करके वहां से चला जाता है, लेकिन रात में कर्नल दोबारा से लुइस के घर आता है और एक हेलीकॉप्टर की मदद से वो लुइस को उस जगह पर ले ही जाता है जहाँ पर ये लोग एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हेलीकॉप्टर में हम एक और आदमी को देखते हैं, इसका नाम इयान होता है और ये लुइस की इस काम में हेल्प करेगा। इयान असल में एक बायोलॉजिस्ट होता है और वो एलियंस का इस दुनिया में आने का मकसद पता करेगा। फिर जब लुइस और इयान एलियन स्पेसशिप में एंटर करते हैं तो वो ऐसे ही वहाँ पर नहीं जाते, बल्कि इन्होंने रेडिएशन सूट पहने होते हैं ताकि अगर एलियन स्पेसशिप में कोई रेडिएशन या फिर कोई वायरस हो तो ये उससे बच जाए इस सूट की मदद से। और फिर जब वो नीचे से उस स्पेसशिप में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ की ग्रेविटी अलग की तरह से काम कर रही है, यानी यहाँ पर ग्रेविटी ऐसे काम कर रही थी कि हम जमीन से ऊपर की तरफ पैदल ही जा सकते हैं। फिर आखिरकार ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो एलियंस थे और यहाँ पर वो लोग फर्स्ट टाइम इन अजीब तरह के एलियंस का सामना करते हैं। वो एलियंस भी इनके सामने आते हैं जो दिखने में काफी अजीब थे, क्योंकि उनके 7-7 पाँव थे और अपने सामने इस तरह के अजीब एलियंस को पाकर लुइस के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान होती है, वो इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे कुछ हो ही नहीं पाता, लेकिन फिर किसी तरह हिम्मत करके जब वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो एलियंस भी इनकी बात सुनते हैं, इनका जवाब देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्हें फिर से उनकी बात समझ नहीं आती। फिर जब वो बाद में वापस आर्मी कैंप में आते हैं तो वहाँ पर कर्नल उनसे उनकी प्रोग्रेस पूछता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं था जो उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि वो कंट्रीज भी उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, यानी जिन जिन कंट्रीज में ये स्पेसशिप उतरे थे अब तक ये सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़े हुए थी, यानी कि वो लोग एक दूसरे से राब्ते में थे। ये सब एक होकर उन एलियन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का उन एलियन से बस एक ही सवाल है कि आखिर वो एलियंस
जमीन पर क्यों आए हैं, उनका क्या मकसद है। अगले दिन जब दोबारा से लुइस उन एलियन से बातचीत करने उनके स्पेसशिप में जाती है, तो इस बार वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड भी लेकर आई होती है ताकि वो उनसे रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सके, यानी उनसे बात कर सके। फिर जब वो उन एलियन से बात करती है तो सबसे पहले वो व्हाइट बोर्ड पर ह्यूमंस लिखती है, यानी कि हम लोग इंसान हैं। तब उनमें से एक एलियन इस बात का जवाब देने के लिए वहाँ पर एक सर्कल बना देता है। तो ये देखकर हम ये बात समझ पाते हैं कि इन एलियंस का भी रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करने का एक अपना ही तरीका है, लेकिन उनका रिटन फॉर्म में बात करना और उनकी लैंग्वेज हमसे बिल्कुल अलग है। यानी जैसे हमारे रिटन फॉर्म, हमारे वर्ड्स, हमारे अल्फाज होते हैं, तो वैसे ही उनकी रिटन फॉर्म सर्कुलर में होती है। फिर जब ये लोग वापिस से कैंप में आते हैं तो सर्कुलर सिंबल को समझने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी नाकामयाब ही रहते हैं। फिर अगले ही दिन जब वो दोबारा से उन एलियन से बात करते हैं तो इस बार लुइस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखती है, यानी कि मेरा नाम लुइस है। लेकिन फिर वो अपना रेडिएशन सूट उतारकर उन एलियंस के सामने जाती है ताकि वो खुद को उन एलियंस को दिखा सके। जब वो उन्हें अपना नाम लिखकर दिखाती है तो वो एलियंस भी अपना नाम अपनी लैंग्वेज में लिखकर इनको दिखाते हैं। अब लुइस की ऐसा करते ही इयान भी अपना सूट उतार देता है, वो भी व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर उन एलियंस को दिखाता है। तो वो एलियंस दोबारा से इन्हें अपना नाम बताते हैं और ये नाम भी उनकी लैंग्वेज में सर्कुलर पैटर्न में ही होता है, लेकिन इन्हें फिर से उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती कि आखिर इनके क्या नाम है। तो इयान उन दोनों एलियंस को अपनी ही मर्जी का नाम दे देता है, लेकिन अब क्योंकि उन एलियंस के 7 पाँव होते हैं, इसीलिए ये अपनी आसानी के लिए उनका कोई अलग ही नाम रख देते हैं। फिर जब भी वहाँ से वापस आर्मी कैंप में आते हैं तो इनका चेकअप किया जाता है, क्योंकि आज इन्होंने अपना रेडिएशन सूट उतार दिया था, इसलिए चेकअप में पता चलता है कि उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ है, वो नॉर्मल है। यानी ना तो वो किसी रेडिएशन का शिकार है और ना ही उन्हें किसी वायरस का खतरा है। यानी इस तरह से यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो एलियन स्पेसशिप बिल्कुल सेफ है, वहाँ पर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई रेडिएशन नहीं है। अब ऐसे करते करते वो लोग रोजाना उन एलियंस के स्पेसशिप में जाते हैं 1 महीने तक, और उनकी लैंग्वेज को बार बार समझने की कोशिश की जाती है। अब 1 महीने के बाद ये रिजल्ट सामने आता है कि लुइस उनकी लैंग्वेज को समझने में काफी हद तक कामयाब है, लेकिन लुइस को हमेशा ही वो विजन परेशान करता रहता है जो कि उसी मूवी के स्टार्ट में आया था, यानी जब उसकी बेटी कैंसर से मर गई थी। लुइस को तो ये सब कुछ उसका ड्रीम ही लगता है। लुइस यहाँ पर उनकी लैंग्वेज को समझने के साथ साथ उनकी रिटन फॉर्म को भी डिकोड करने में काफी हद तक कामयाब रहती है। और अब वो टाइम आ जाता है जब ये लोग अपना सबसे मेन क्वेश्चन उन एलियन से पूछेंगे, यानी कि उन एलियंस का जमीन पर आने का मकसद क्या है। अगले दिन जब लुइस उनसे ये सवाल करती है तो वो जवाब में फिर से एक सर्कुलर पैटर्न बना देते हैं, जिसे डिकोड करने पर लुइस को ये पता चलता है कि वो एलियंस कह रहे हैं यूज्ड वेपन। अब लुइस को यहाँ पर लगने लगता है कि शायद उसे उस सर्कुलर पैटर्न को समझने में गलती हुई है, या फिर एलियंस की लैंग्वेज में वेपन का कुछ और ही मतलब हो। लेकिन उधर कर्नल को ये लगता है कि जैसे वो एलियंस ये चाहते हैं कि हम उनके साथ जंग करें और वो एलियंस हमें मार दे, लेकिन लुइस का अभी भी यही मानना था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है उस सर्कुलर पैटर्न को समझने में। फिर जब बाकी कंट्रीज को ये बात पता चलती है कि उन एलियंस ने वेपन्स को यूज करने के लिए कहा है, तो हर तरफ डर और खौफ फैल जाता है और सबको लगने लगता है कि अब वो एलियंस इन पर लाजमी हमला करेंगे। और अब तक जो सारे कंट्रीज एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, यानी जो एक होकर अपना काम कर रहे थे, वो अब एक एक करके अपने ही तौर पर एलियन से निपटना चाहते हैं। सबसे पहले चाइना सारी कंट्रीज से अपना ताल्लुक तोड़ लेता है और अपने तौर पर एलियंस पर हमला करने की तैयारी करता है। अब चाइना को देखते हुए बाकी कंट्रीज भी अपना अपना ताल्लुक सबसे तोड़ लेते हैं और एलियंस के खिलाफ जंग की तैयारियां करने लगते हैं। उधर यूएस में कुछ आर्मी ऑफिसर्स एलियन स्पेसशिप में टाइम बॉम्ब लगा देते हैं, लेकिन लुइस और यान को अभी तक यही लग रहा था कि उनसे कोई भूल हो गई है उनकी लैंग्वेज को समझने में, इसीलिए वो दोबारा से एलियन से बात करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर वो उन एलियन से उन वेपन्स का मतलब पूछते हैं जिन्हें उन्होंने यूज करने के लिए कहा था। लुइस एक सिस्टम के जरिए उन्हें की लैंग्वेज में उनसे पूछती है कि आप हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन इस बार वो एलियंस जवाब में बहुत सारे सर्कुलर सिंबल्स बना देते हैं जिन्हें यहाँ इस वक्त तो डिकोड करना बहुत मुश्किल था, और इसीलिए ये लोग पूरी तरह से नाकामयाब रहते हैं ये समझने के लिए कि आखिर एलियंस क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर दोबारा से लुइस को अपनी बेटे के विजन्स आने लगते हैं और वो इस सबसे काफी तंग आ चुकी है कि उसे बार बार एक ही विजन क्यों आ रहा है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो एलियंस अजीब तरह की एक्टिविटीज, मूव्स करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि उनके स्पेसशिप में टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। टाइम बॉम्ब फटने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, लेकिन इससे पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट होता, वो एलियंस इनकी जान बचाने के लिए इन दोनों को बाहर फेंक देते हैं, जहाँ बाद में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उन एलियंस की वजह से लुइस और इयान की जान बच जाती है। अब बॉम्ब फटने के बाद उन एलियंस का स्पेसशिप जमीन से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन अब क्योंकि वो जमीन से थोड़ा दूर हो गया था, तो इसीलिए अब इंसानों का वहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल था। अब क्योंकि यूएस आर्मी ने ये बॉम्ब लगाया था, इसीलिए अब उनको लगता है कि हमने उन एलियंस पर एक तरह का अटैक
किया है तो अब वो बदले में भी हमारे ऊपर जरूर अटैक करेंगे। इसी वजह से वहाँ पर जो कैंप होता है उसे वहाँ से हटाने की तैयारियां की जाती है। बाद में जब ये दोनों इन्हें लुइस और यान आर्मी कैंप में आते हैं तो ये उन बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी वो सिंबल्स जो इतने ज्यादा थे और उस टाइम ये समझ नहीं पाए थे। अब काफी गौर करने पर यान को ये बात पता चलती है कि उन सिंबल्स का मतलब था कि सारे कंट्रीज एक होकर मिलजुल कर काम करें, और अगर सारे कंट्रीज ऐसा ही करेंगे यानी मिलजुल कर काम करेंगे तो तभी वो हमारी लैंग्वेज को समझेंगे। यहाँ पर यान को ये बात भी पता चलती है कि वहाँ मौजूद 12 सिंबल्स उन 12 एलियन स्पेसशिप्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जमीन पर आए हैं। अब एलियंस तो यही चाहते थे कि सारे कंट्रीज एक हो जाए, तभी वो इन एलियंस की लैंग्वेज को डिकोड कर पाएंगे, लेकिन ये बात चाइना की समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए चाइना ये ऐलान कर देता है कि अगर उन एलियंस ने अपना स्पेसशिप हमारी कंट्री से ना हटाया तो फिर हम उन एलियंस पर हमला करेंगे, उनके स्पेसशिप को तबाह कर देंगे। उधर यूएस में भी कर्नल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें भी ऑर्डर्स मिल चुके हैं उस एलियन स्पेसशिप को तबाह करने के। अब यहाँ पर लुइस को एक बार फिर वो विजन आता है। यहाँ पर लुइस कर्नल को समझाती है कि हमें बाकी कंट्रीज से दोबारा से राब्ता करना चाहिए, लेकिन अब कर्नल के पास कोई भी इख्तियार नहीं था। इसी दौरान लुइस को एक और विजन आता है जिसमें वो देखती है कि उस एलियन स्पेसशिप में से एक छोटा सा स्पेसशिप बाहर आया है। फिर अगले ही सीन में वो खुद को उस एलियन स्पेसशिप में पाती है। फिर जब लुइस बाहर जाती है उस एलियन स्पेसशिप को देखने के लिए तो सच में ही एक छोटी सी स्पेसशिप एलियन स्पेसशिप से बाहर आ रही होती है, और अब लुइस अकेली ही उस स्पेसशिप में चली जाती है। वो स्पेसशिप उसे एलियन स्पेसशिप के अंदर ले आती है। उन एलियंस पर हमला करने की, उन्हें तबाह करने की पूरी तैयारियां हो चुकी है पूरी दुनिया में। यहाँ पर लुइस जब दोबारा से एलियन से बात करती है तो उसे पता चलता है कि उस टाइम बॉम्ब की वजह से 2 में से एक एलियन मर चुका है। अब यहाँ पर लुइस उस एलियन से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब था यूज्ड वेपन कहने का। तो वो एलियन इसके जवाब में लुइस से कहता है कि यूज्ड वेपन का मतलब होता है यूज्ड गिफ्ट्स, यानी कि तुम गिफ्ट को यूज करो, और वो गिफ्ट, वो तोहफा कोई और नहीं बल्कि हमारी लैंग्वेज थी यानी एलियंस की, यानी हमारी लैंग्वेज का हर वो वर्ड जो हम लिख रहे हैं। अब इसके बावजूद भी लुइस यहाँ पर ये बात समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो एलियन उससे क्या कहना चाह रहा है। जब वो एलियन लुइस को कंफ्यूज देखता है तो वो उससे कहता है कि आज से तकरीबन 3000 साल के बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी, और लुइस तुम ही ऐसी इंसान हो जो इंसानों और एलियंस के बीच होने वाली जंग को रोक सकती है, क्योंकि तुम फ्यूचर देख सकती हो, ये तुम्हारे पास एक खूबी है। और बस इतना ही कहने के बाद वो एलियन वापस चला जाता है और लुइस भी बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत उनके स्पेसशिप से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि आखिर लुइस को वो विजन बार बार क्यों आ रहे हैं। असल में विजन्स आने की वजह कोई और नहीं बल्कि एलियंस की ये लैंग्वेज है, यानी जिसे लुइस पिछले काफी अरसे से सीखने की कोशिश कर रही है। अब जैसे एलियंस की रिटर्न फॉर्म हमारी रिटर्न फॉर्म से अलग होती है, ठीक वैसे ही एलियंस का टाइम हमारे टाइम की तरह नहीं होता, यानी कि जैसे हम इंसान हर टाइम अपने प्रेजेंट में ही रहते हैं, इसे ही देख सकते हैं, तो वो एलियंस एक ही टाइम में प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी और पास्ट को भी देख सकते हैं, और ये एलियंस के लिए उनकी लैंग्वेज की वजह से ही पॉसिबल है। अब जैसे आप ये देख लें कि जैसे हम बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसके मुताबिक ही हमारी सोच बनती है, और वैसे ही लुइस उन एलियंस की लैंग्वेज को समझ रही थी, तो इसीलिए उसे बार बार उसकी बेटी की वही वाले विजन्स आ रहे थे, यानी कि वो अपना फ्यूचर देख पा रही थी। उधर चाइना एलियंस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पर लुइस को एक बार फिर से 18 महीनों के बाद का विजन आता है, जहाँ लुइस खुद को एक पार्टी में देखती है और वहाँ पर उसे चाइना का आर्मी कर्नल मिलने आता है। यहाँ पर वो लुइस का शुक्रिया अदा करता है इस बात के लिए कि तुमने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल की थी और वो वर्ड्स कही थे जो मेरी वाइफ ने अपने आखिरी टाइम में कहे थे मरने से पहले, और उन्हीं वर्ड्स ने मेरी सोच को चेंज कर दिया था। उन वर्ड्स के बाद चाइना ने अपना फैसला वापस ले लिया, यानी कि वो एलियंस पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर लुइस ये बात जानती थी कि उसने इस कर्नल को कभी भी कॉल नहीं की, क्योंकि उसके पास तो उनका पर्सनल नंबर है ही नहीं। अब यहाँ पर वो आर्मी कर्नल लुइस को उसका नंबर भी बताता है और वो वर्ड्स भी बताता है जो कि लुइस ने उससे कहे थे चाइनीज लैंग्वेज में, और वो अल्फाज ये थे कि जंग में कोई भी विनर नहीं होता, बल्कि वो लोग अकेले रह जाते हैं जिनके प्यारे उनको छोड़कर चली जाती है जंग में अपनी जान देकर। और इसी मैसेज के बाद कर्नल ने अपना फैसला वापस कर लिया, यानी कि वो एलियंस पर हमला नहीं करेगा। अब लुइस का जैसे ही ये फ्यूचर वाला विजन खत्म होता है तो वो फौरन समझ जाती है कि सिर्फ एक लुइस ही है जो कि इस लड़ाई को रोक सकती है। अब क्योंकि लुइस के पास अपने विजन के जरिए चाइना के आर्मी कर्नल का नंबर भी था और उसके पास वो मैसेज भी होता है जो कि उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे कहा था, तो इसीलिए लुइस फोन चुराकर कर्नल को फौरन फोन करती है और उसे वो वही मैसेज कहती है। अब लुइस की ऐसा करते ही वैसे ही होता है जैसा कि उसने अपने फ्यूचर में देखा था, यानी कि चाइना अपना फैसला वापस ले लेता है, यानी कि अब वो एलियंस पर हमला नहीं करेंगे। अब चाइना के ऐसा करते ही बाकी
कंट्रीज भी ऐसा ही करती है, यानी कि अब वो एलियंस पर हमला नहीं करेंगे, यानी कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब ऐसा होते ही पहले तो वो एलियंस अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और फिर बाद में खुद ब खुद ही हवा में कहीं पर गायब हो जाते हैं। अब एक बार फिर से पूरी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती है। अब लुइस बाद में उन एलियंस की लैंग्वेज के बारे में एक बुक भी लिखती है ताकि बाकी दुनिया भी उन एलियंस की लैंग्वेज को समझ सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो दोबारा से अपनी बेटी को देखती है, और जब वो अपनी बेटी की फादर यानी कि अपने हस्बैंड को देखती है तो उसे पता चलता है कि फ्यूचर में होने वाला उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि इयान है। अब लुइस को बड़े अच्छे से पता है कि आगे जाकर उनकी एक बेटी होगी जिसे कैंसर होगा और छोटी ही उम्र में उसकी मौत हो जाएगी। अब सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी लुइस फिर भी इयान से ही शादी करती है, यानी वो खुद को उस फ्यूचर के लिए तैयार कर लेती है। अब हालांकि बेटी को खोना उसके लिए काफी बड़ा दुख होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो इयान को अपना हस्बैंड समझते हुए उसे अपने गले से लगा लेती है। अब इसी सीन को दिखाते हुए ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।